Hello everyone, a very warm welcome to Sevel Step. बच्चे let's continue with our another session on international relations. Last classes में पिछले कुछ lectures में हम इंडिया और उसके bilateral partners के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि जैसे कैसे we are having partnership with USA, with Russia, with Israel, with Japan, with Central Asia, with East Asia also. तो उन्हीं टॉपिक्स के बेसिस के ऊपर अब तक ठीक है जी इस पूरे के पूरे हमारे सिलेबस का जो सेकंड यूनिट आता है ठीक है ना विच इज़ हैविंग इंडिया एंड द बायलेटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स के साथ क्या क्या एग्रीमेंट्स हुए हैं। तो इस सेक्शन में से अब तक यूपीएससी ने कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, विच इज़ प्राइमरली ऑन द PYQs which have been taken by UPSC in the past 10 years. Okay, सो दिस इज द पार्ट विच वी विल कवरिंग टुडे। इनके ऊपर हम PYQs डिस्कस करने वाले हैं, बायलेटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग्स। और आज की क्लास में हमारा होगा आपका बायलेटरल ग्रुपिंग्स। लेट मी चेंज द पेन सो दैट इट बिकम्स मोर विजिबल क्लियर एंड टू यू। सो दिस इज द बायलेटरल ग्रुपिंग्स की हाँ जी जो इंडिया के जो बायलेटरल पार्टनर्स हैं उनके ऊपर यूपीएससी ने अब तक कैसे कैसे और कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है जी, एंड विच आर इफेक्टिंग द इंडियाज इंटरेस्ट। ओके, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज यो हाउ विल I2U2 ग्रुपिंग ट्रांसफॉर्म इंडियाज पोजीशन इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स। की हाँ जी I2U2 की हमने बात की थी, अलग से नहीं की है, बट जब हमने कंट्रीज को डिस्कस किया था तब मैंने बहुत डिटेल में I2U2 डिस्कस किया था आपके साथ। मैंने यूएसए जब हमने किया है तब मैंने I2U2 डिस्कस किया था। जब हमने इजराइल डिस्कस की है ठीक है तब मैंने I2U2 डिस्कस किया था। ठीक है जी, तो ये उसी के ऊपर आपका क्वेश्चन आ जाता है। एंड इन केस अगर आपने अकेला इंडो यूएस भी पढ़ा हुआ है ठीक है ना, एंड इंडो इजराइल भी अलग से किया हुआ है, देन ऑल्सो यू विल बी इन अ पोजिशन टू ना सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, तो देख लेते हैं कि हाँ जी हमारे उन चैप्टर्स के बेसिस के ऊपर आप इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। So question was like how will I2U2 that is India, Israel, UAE and USA grouping will can transform India's position in global politics। ये आपका 250 वर्ड्स में पूछा गया था, 2022 में पूछा गया है, 15 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है जी, तो लाइक यू हैव टू फ्रेम योर आंसर इन अ स्ट्रक्चर। तो जहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी होगा और कंक्लूजन होगा। अगर हम डायरेक्टिव की बात करते हैं तो सेंस सिंपली ये हाउ ही है, तो हाउ में तो आपने सिंपली बताना है कि वो कैसे करेगा। ठीक है, नथिंग मच टू राइट ऑन दिस। ओके, सो इंट्रोडक्शन में क्या करोगे, सिंपली यू विल स्टार्ट योर आंसर विद सिग्निफिकेंस ऑफ I2U2। क्या जी सिग्निफिकेंस क्या है इस ग्रुपिंग की, अपने आप में क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है जी, फिर बॉडी में क्योंकि जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे एड्रेस करेंगे। सो हाउ विल दिस लाइक ग्रुपिंग विल हाँ जी अफेक्ट द इंडियाज पोजिशन इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स, एंड कंक्लूजन इज यू विल सिंपली कंक्लूड योर आंसर विद अ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। ओके, so introduction में what is the significance, so the emergence of I2U2 ठीक है ना, it is going to have a significant impact on India's position. This group is based on shared interests and values including democracy, innovation, economic growth। कि ये जो ग्रुप है ये अपने आप में किस चीज के ऊपर काम करता है, ये इसकी इस्टेब्लिशमेंट होने के पीछे रीजन ये कि द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप ठीक है दिस ग्रुप और दिस ग्रुपिंग ठीक है ना, सो दे रिलाई ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट। ठीक है ना, एंड आपके आ जाते हैं कॉमन वैल्यूज। कॉमन वैल्यूज कौन कौन सी हैं, डेमोक्रेसी ठीक है क्योंकि यहाँ पे है इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, सो नाउ कमिंग डायरेक्टली ऑन टू द बॉडी ऑफ द आंसर कि क्या आपके इस आंसर में आना चाहिए था। ठीक है ना, सबसे पहले हाउ इट विल बी लाइक ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज पोजीशन। नंबर 1, इट इज गोइंग टू स्ट्रेंथन द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ऑफ इंडिया। अब अगर हम I2U2 की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से पार्टनर्स हैं, यूएसए विच इज इंडियाज ग्लोबल पार्टनर, ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनर है आपका यूएसए। फिर इजराइल आता है ठीक है ना, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर, जहां क्योंकि इजराइल के साथ जो हमारी मेजर ग्रुप हमारी जो इंटी कोऑपरेशन दैट इज बेस्ड ऑन डिफेंस एंड एग्रीकल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे लिए। एंड यूएई वो कंट्री है विच इज हैविंग दी होल्ड अ मेजर होल्ड ऑन द अरेबियन पेनिनसुला। ये जो रीजन है वेस्ट एशिया का, उसमें जो अगर हम कंट्रीज की बात करते हैं तो सबसे जो इंपॉर्टेंट नेशंस आते हैं, एक सऊदी अरेबिया आता है, दूसरा यूएई आता है। तो उन दो में से एक के साथ आपकी एक एसोसिएशन है इन द फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुपिंग। तो अपने आप में इंडिया को एक बहुत बड़ा लीवरेज मिलता है। ठीक है ना, आपकी जो पोजीशनिंग है ठीक है ना स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन अप होती है। ठीक है जी, फिर उसके बाद एनहांसिंग रीजनल स्टेबिलिटी, क्योंकि अगर अगर हम इस रीजन की अगर हम ग्रुपिंग की लाइक द ज्योग्राफी ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो इंडिया है यूएसए फॉर इजराइल एंड यूएई। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि मोर और लेस दिस रीजन विल बी वर्किंग ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ वेस्ट एशिया प्राइमरली एंड टू अ लेसर एक्सटेंट ऑफ द एशिया ऑल्सो द एंटायर द साउथ एशिया। तो कहीं ना कहीं ये जो रीजन है
प्राइमरली आपका जो वेस्ट एशिया, सो दिस रीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया बिकॉज हमारा सारा का सारा जो ऑयल इम्पोर्ट है हम वो इसी रीजन से करते हैं, बेरिंग 2-3 अदर कंट्रीज। तो इस रीजन की स्टेबिलिटी होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो रीजन, ये जो ग्रुपिंग है, ये अपने आप में इस रीजन की स्टेबिलिटी के ऊपर काम कर रही है। सो कहीं ना कहीं इट विल वर्क अपॉन एनहांसिंग रीजनल स्टेबिलिटी, और इस रीजनल स्टेबिलिटी को एनहांस करने में इंडिया का रोल बहुत बड़ा महत्व रखेगा। ठीक है जी। सेकेंडली, ठीक है ना, उसके बाद आता है काउंटरिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस। वी आर ऑलवेज विशिंग फॉर कि हाँ जी हम, क्योंकि चाइना इज परसुइंग इट्स पॉलिसी ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ठीक है ना, तो कैसे आप चाइना की पॉलिसी को काउंटर कर सकते हैं, वो आप इस ग्रुपिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है जी। So it will serve as a counterbalance to China's growing influence in this particular region, and यहाँ पे India is going to get that benefit, okay? And then is economic benefit. अगर economic benefit की बात करते हैं तो USA is a very important strategic partner for India. Israel is very important partner for India. UAE is very important partner for India. अगर हम इस ग्रुपिंग के साथ एसोसिएट करते हैं तो नेचुरल है कि एक तो इंडिविजुअली इस तीनों कंट्रीज के साथ हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे, बिकॉज यू आर गेटिंग बायलेटरल के अलावा आपको एक ऐसी एक मल्टीलेटरल ग्रुपिंग मिल रही है जहाँ पे आप उनके साथ फिर से मिलते हो, तो इकोनॉमिक टाइज आपकी स्ट्रेंथन अप होती है। और अगर आप पे कोई कॉमन कंसर्न्स हैं यूएई और इजराइल को लेके, यूएस और इजराइल को लेके, यूएस और यूएई को लेके, तो आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप उन कंसर्न्स को भी एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है जी। देन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, ठीक है जी। सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अगर हम यूएस, यूएई और इजराइल की बात करें तो टेक्नोलॉजिकल ये तीनों ही कंट्रीज बहुत एडवांस्ड है, साउंड है, बिकॉज वी आर गेटिंग डिफेंस फ्रॉम यूएस, वी आर गेटिंग डिफेंस फ्रॉम इजराइल ऑल्सो। एंड अगर हम यूएई की बात करते हैं तो वो तो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में इंडिया में वो हमें हमारी कंट्री में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वी कैन डेफिनेटली बेनिफिट फ्रॉम द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन विच इज प्रेवलेंट एंड प्रेजेंट इन दीज पर्टिकुलर कंट्रीज। इजराइल इज नोन एज द स्टार्टअप हब ऑफ द वर्ल्ड, तो हमें वो टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें वो इनोवेशन चाहिए, एंड इस केस में आपका ये जो ग्रुपिंग है हमारे लिए बहुत बड़ी मदद साबित कर सकता है। ठीक है जी। देन स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म, अगेन अपने आप में सिंस वी आर अलाइनिंग विद दीज पर्टिकुलर कंट्रीज, ठीक है जी, तो मल्टीलेटरलिज्म में जो हम which we are always pressing upon that we want a multilateral world, ठीक है ना, यूनिपोलैरिटी इज नॉट द एज फॉर टुडे, तो उस विजन को पूरा करने में, साकार करने में ये I2U2 हमारी बहुत अच्छे से मदद करने वाला है। ठीक है जी। एंड चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस, ठीक है ना, सो अगेन अगर हम बात करते हैं इससे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ सकते हैं और ऑपोजिशन भी मिल सकती है फ्रॉम सम अदर कंट्रीज, particularly in this region also, particularly in Asia also, we have got China, you have got Russia, but कहीं ना कहीं these countries अपने आप में अगर हम मिलके काम करते हैं तो ये जो चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं वो काफ़ी हद तक आप उनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चाहे आपका रेड सी आ रहा है, रेड सी में भी इश्यूज आते हैं, पर्शियन गल्फ में भी आ रहे हैं, तो दिस रीजन क्योंकि यूएई है इस ब्लॉक में, तो अपने आप में ही हम कह सकते हैं कि इन चैलेंजेस को हम बहुत इजीली फेस अप कर सकते हैं। ठीक है जी। दैट्स इट, ठीक है ना, यही आपके आंसर में होना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन वाज ऑल अबाउट कि कैसे I2U2 ट्रांसफॉर्म कर सकता है इंडिया को, तो यही वो हम कह सकते हैं कि हाँ जी ये वो लाइक वेज हैं जहाँ से I2U2 अपने आप ट्रांसफॉर्म कर हेल्प कर सकता है इंडिया की। और अगर नाउ द क्वेश्चन वाज डायरेक्टली ऑन द सॉल्यूशन, रेमेडीज है ना कि हाँ जी कैसे कर सकता है, तो आपके आंसर में क्या होना चाहिए, दैट इज सिंपली अ कंक्लूजन। ठीक है ना, आपने एक समराइज फॉर्म में अपना ये आंसर कंक्लूड करना था। ठीक है जी। सो द ग्रुपिंग हैज द potential to significantly enhance India's position in the global geopolitics, ठीक है जी, but ठीक है ना, enabling it to pursue a more assertive foreign policy and expand its strategic partnership, ठीक है जी। So by aligning itself with such countries that share similar values, ठीक है ना, so India can play a more prominent role, very very important, India can play a more prominent role in shaping the global events, ठीक है जी। So this was all what could have been written in this particular question. ठीक है जी, आगे चलते हैं। So what is the significance of Indo-US defense deals over the Indo-Russian defense deals? ठीक है जी, हमने दोनों में चैप्टर्स में अलग अलग किया था। नाउ क्वेश्चन क्या है आपका, इंडो-यूएस के डील्स इंडो-रशिया से कैसे सिग्निफिकेंट है, कंपैरिजन के फॉर्म में आपसे पूछा गया है। डिस्कस दिस विद रेफरेंस टू द स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ये 2020 में क्वेश्चन आया था आपके पास, ठीक है ना, 250 वर्ड्स में आपने ये लिखना था, 15 नंबर का ये क्वेश्चन था। तो अगेन स्ट्रक्चर में आपने क्या करना है, पहले तो बताना है कि आपने डिस्कस करना है, ठीक है जी, फिर यू विल बी हैविंग एन इंट्रोडक्शन, अ बॉडी एंड अ कंक्लूजन, ठीक है जी, और बॉडी में आपने वो बताना है कि कैसे सिग्निफिकेंस क्या है इंडो यूएस और इंडो रशियन डिफेंस डील्स की, और इंडो यूएस कैसे इंडो रशिया के ऊपर एक ओवर पार करता है, क्योंकि क्वेश्चन वॉज कि क्या सिग्निफिकेंस है यूएस की ओवर इंडो रशिया, मींस आपने बताना कि कैसे यूएसए के साथ डिफेंस डील्स ज्यादा बेटर है देन द रशिया के साथ डिफेंस डील के ऊपर, ठीक है जी। सो दिस वाज बेसिकली व्हाट वाज आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
ओके तो इंट्रोडक्शन में हम देख लेते हैं. सो बोथ द कंट्रीज की जो हमारी डिफेंस डील्स हैं, सो दे हैव बीन क्रूशियल फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. ठीक है जी. इंडो यूएस की टाइज हैं, सो दे हैव स्ट्रेंथन इन द रिसेंट ईयर्स बाय हैविंग शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट. अगर हम रशिया की बात करते हैं तो दे हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री है करेक्टराइज्ड बाय डिफेंस डील्स एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. तो दोनों की अपने आप में हमने एक एक लाइन में हमने इनकी सिग्निफिकेंस बता दी है. ठीक है जी. अब डिफेंस डील्स की बात करते हैं कि यूएस के साथ डिफेंस डील्स की क्या सिग्निफिकेंस है और रशिया के साथ हमारी क्या सिग्निफिकेंस है. तो अगर हम यूएस की बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट आ जाता है यूएस के साथ कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हमें मिलती हैं. ठीक है जी. सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, बिकॉज अगर हम रशिया की बात करते हैं, रशिया के साथ शुरू से हमारा ये चीज हमारा कंसर्न रहा है कि हाँ जी रशिया के साथ रशिया के साथ डिफेंस डील्स की वजह से हमारे पास जो टेक्नोलॉजी आती है वो कहीं ना कहीं आउटडेटेड टेक्नोलॉजी आती है. बट अगर हम रशिया यूएस की बात करते हैं तो ठीक है ना. सो दीज डिफेंस डील्स दे प्रोवाइड अस विद द एक्सेस टू एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी. यूएस के साथ हमें हमेशा ही एडवांस मिलिट्री वो टेक्नोलॉजी मिली है. ठीक है जी. इक्विपमेंट्स एंड सिस्टम्स विच आर ठीक है ना विच इज डेफिनेटली हेल्पिंग इंडिया इन एनहांसिंग इट्स डिफेंस कैपेबिलिटीज. फिर नंबर 2 इंटरऑपरेबिलिटी. ठीक है. अगर हम इंटरऑपरेबिलिटी की बात करते हैं, जो दोनों की जो आर्म्स फोर्सेज हैं उनके बीच में अगर हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात करते हैं तो वो मल्टीपल एक्सरसाइजेज हैं. आपकी 4-5 मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं यूएस के साथ. अगर हम रशिया की बात करेंगे तो यू हैव गॉट ओनली 3 ट्राइलेटरल इंदिरा है, आर्मी, मिलिट्री एंड एयरफोर्स. यूएस की बात करेंगे तो आर्मी की अलग है, मिलिट्री आर्मी नेवी की अलग है, एयरफोर्स की आपकी 3 एक्सरसाइजेज आती हैं. ठीक है जी. उसके बाद फिर आपकी देन यू हैव गॉट दी कोस्ट गार्ड्स की भी आपकी एक्सरसाइज होते हैं. तो यूएस के साथ आपकी जो डिफेंस डील्स है ना एक्सरसाइजेज वो बहुत ज्यादा है. तो नेचुरल है आपकी इंटरऑपरेबिलिटी भी इंक्रीज होती है. ठीक है विद रिस्पेक्ट टू रशिया. ओके. फिर स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट. ठीक है ना. अगर हम स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट की बात करते हैं, हमारा एक विजन है वेस्ट एशिया को लेके, यूएस का भी ऑलमोस्ट वैसा ही विजन आता है. ठीक है जी. फिर हमारा कोई एक आउटलुक है इंडो पैसिफिक को लेके, वही सेम आउटलुक टू मोर और लेस वैसा ही एक आउटलुक आपका यूएस का भी है. तो कहीं ना कहीं अगर आपकी डिफेंस डील्स होती हैं यूएस के साथ तो आपकी स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट भी उनके साथ होती है कि हाँ जी जो हम चाहते हैं वही यूएस से भी चाहता है, जो हम वेस्ट एशिया में चाहते हैं यूएस से भी वही चाहता है. रशिया का वेस्ट एशिया और इंडो पैसिफिक में उतना इंटरेस्ट नहीं है. ठीक है ना. ये हम सभी जानते हैं. तो आपकी स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट भी होती है जब हम यूएसए के साथ एंगेज करते हैं. ठीक है ना. अगर हम रशिया की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हिस्टोरिकल कोऑपरेशन है. जब दुनिया में हमारे साथ कोई भी नहीं खड़ा था तो हमारे साथ रशिया था. तो ट्रस्टेड आपका टाइम ट्रस्टेड फ्रेंड है ये. ठीक है जी. लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री है. सो यू हैव गॉट अ कंट्री जिसके ऊपर यू कैन बैंक अपॉन. ठीक है ना. सो ये सबसे पहले ये आपकी डील आ जाती है, ये आपका पॉइंट आता है कि हाँ जी रशिया की क्या सिग्निफिकेंस है, इंडो रशियन डिफेंस डील्स की क्या सिग्निफिकेंस है, दैट यू हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, दैट इज योर टाइम ट्रस्टेड फ्रेंड. ओके. देन रिलायबल सप्लायर. अभी हमने बात की कि जब आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा तब आपके साथ रशिया खड़ा था. ठीक है जी. सो रशिया रिमेन्स अ रिलायबल सप्लायर फॉर डिफेंस इक्विपमेंट्स, स्पेयर पार्ट्स and maintenance support. ठीक है. So thus ensuring a continuity in India's defense preparedness. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि रिलायबल सप्लायर रहा है हमेशा रशिया. ठीक है जी. एंड स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो यूएसए हैज बीन वेरी मच वोकल अबाउट कि हाँ जी रशिया यूक्रेन अटैक के बाद हमने यूक्रेन रशिया को कंडेम नहीं किया है. ठीक है जी. हमने अपनी अब इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट क्या रह चाहता है, अब अपने हम उस इंटरेस्ट में बात करते हैं. यूएसए इज मोर और लेस उस चीज को थोड़ा सा इन अ गुड नोट नहीं लेके चलता है, वो कंडेम वो ठीक है ना इंडिया को थोड़ा सा फोर्स करता है. एंड ये भी हमने ईरानियन ऑयल के ऊपर भी हमने ये चीज बात की है. रशिया के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर हम इफ वी आर हैविंग गुड रिलेशंस विद रशिया, साइमल्टेनियसली वी आर हैविंग गुड रिलेशंस विद यूएसए आल्सो, बट रशिया हैज नेवर इम्पोज्ड दैट ठीक है ना इम्पोजिशन ऑन इंडिया. तो अपनी अगर हम इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इंडिया रशियन डिफेंस डील्स के साथ वो ज्यादा बेटर होती है. ठीक है जी. सो डिफेंस डील्स विद रशिया, सो दे प्रोवाइड अस विद द ऑप्शंस टू डाइवर्सिफाई. ठीक है जी. इट्स डिफेंस प्रोक्योरमेंट एंड मेंटेन स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी. यूएसए के साथ ये चीज नहीं है. यूएसए वांट्स इंडिया टू बिकम अ मेंबर ऑफ नेटो. हम नहीं चाहते हैं. कहीं ना कहीं यूएसए हैज बीन पुशिंग ऑन फॉर दिस. तो हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कहीं ना कहीं यूएसए के साथ एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करती है. ठीक है जी. रशिया के साथ वो चीज नहीं आती है. ठीक है.
नाउ क्वेश्चन कि हाँ जी, हाउ यूएस यू इंडो यूएस कैसे इंडो रशिया से ऊपर है, हाउ दे आर मोर सिग्निफिकेंट देन इंडो रशिया, कैसे है? सबसे पहले तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की हम बात करते हैं, ठीक है जी। सो ठीक है ना, विद यूएसए वी आर गेटिंग एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी, वो चीज रशिया के साथ नहीं है, हमने अभी बात की है, ठीक है ना। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूएसए के साथ हमें वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी भी मिलती है, हमें हाई एंड एयरक्राफ्ट भी मिलते हैं, मिसाइल सिस्टम, सर्वेलेंस सिस्टम्स मिलते हैं, विच इज सफिशिएंट, डेफिनेटली सरपासिंग द ऑफरिंग्स फ्रॉम इंडो रशियन डील्स, ठीक है। तो ये डेफिनेटली वो करता है, यूएसए करता है। फिर इंटर ऑपरेबिलिटी और जॉइंट ऑपरेशंस भी हमारे यूएसए के साथ ज्यादा है एज कम्पेयर टू रशिया। सो अगेन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आपकी सीमलेस कोऑर्डिनेशन हो जाती है ड्यूरिंग जॉइंट ऑपरेशन। और आज की डेट में इट इज नॉट द एज टू हैव टू सिंगल हैंडेडली हैंडल एवरीथिंग, तो यू नीड टू कंडक्ट जॉइंट ऑपरेशन। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यूएस इज मच सिग्निफिकेंट विद, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू योर रशिया। ओके, फिर स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट की अगर हमने बात की थी कि हाँ जी, दैट बोथ द नेशंस आर हैविंग क्लोजर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है ना, विच इज नॉट द केस व्हेन इट कम्स टू योर रशिया। सो कहीं ना कहीं ये आ जाता है। फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डिफेंस पार्टनरशिप्स, ठीक है जी। सो क्योंकि जब हम यूएस की बात करते हैं, यूएस के साथ हम क्वाड के भी मेंबर्स हैं, यूएस के साथ हम I2U2 के भी मेंबर्स हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं व्हेन वी आर अलाइनिंग विद यूएसए वी गेट अ चांस टू अलाइन और टू कोऑपरेट विद मल्टीपल डिफरेंट पार्टनर्स, ठीक है ना। आपका जापान भी आ रहा है, आपके साथ ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा है इन क्वाड, ठीक है ना। इन I2U2 यू आर हैविंग इजराइल आल्सो, एंड यू देन यू हैव गॉट UAE आल्सो। तो मल्टीपल पार्टनर्स आपको मिलते हैं। बट अगर हम इंडो रशिया की बात करें तो यू आर ओनली अलाइनिंग योरसेल्फ विद सिंगल नेशन। तो वो पार्टनर, वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलती है आपको रशिया के साथ, ठीक है ना। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डिफेंस पार्टनरशिप एंड कहीं ना कहीं इंडिया, ठीक है ना, इज एबल टू बैलेंस आउट मल्टीपल पार्टनर्स व्हेन इट इज अलाइनिंग विद योर यूएसए, ठीक है जी। एंड देन टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी, ये हम सब जानते हैं दैट यूएसए इज द मिलिट्री पावर, ठीक है ना, ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। सो अगर हम यूएसए के साथ अलाइन करते हैं सो डेफिनेटली, ठीक है ना, वी आर गेटिंग एक्सेस टू दैट सुपीरियर टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट व्हेन कंपेयर टू योर रशिया, ठीक है जी। सो एडवांटेजेस इन द क्रिटिकल एरियाज, ठीक है ना। सो दिस इज डेफिनेटली अ पॉइंट, ठीक है ना, विच ओवर पास और सरपासेस द इंडियन रशिया इंडो रशिया डिफेंस डील्स, ठीक है जी। So that's how Indo-US defense deals they are more significant when compared to Indo-Russia defense deals, ठीक है ना। तो इसी को आपने कंक्लूड कर देना, क्योंकि ये सिंपली एक हम कह सकते हैं कि एक डिफरेंस था, तो सिंपली यू विल कंक्लूड योर आंसर बाय सिंपली समराइजिंग इट, ठीक है जी। सो Indo-US defense deals they offer technological superiority, enhanced interoperability and closer strategic alignment, bolstering stability in the Indo-Pacific, ठीक है जी। क्योंकि मल्टीपल पार्टनर्स हैं, रिलायबिलिटी है, सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, तो कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक रीजन में डेफिनेटली इंडिया को हेल्प मिलने वाली है इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ, ठीक है जी। सो वाइल द इंडो रशियन डिफेंस डील्स दे रिटेन सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस, बट इंडो यूएस कोऑपरेशन प्लेज अ पिवटल रोल इन एड्रेसिंग आर रीजनल स्टेबिलिटी चैलेंजेस एंड कंसर्न्स, ठीक है, एंड मेंटेनिंग अ रूल्स बेस्ड ऑर्डर इन द इंडो पैसिफिक, जहां पे इंडो रशियन डिफेंस डील्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह जाती हैं, ओके। अब नेक्स्ट आता है, the time has come for the India and Japan to build a strong contemporary relationship, ठीक है ना, one involving a global and strategic partnership that will have a greater significance for the Asia and the world as a whole. कमेंट, अब यहाँ पे आपको कमेंट करना था, ठीक है जी, आपने अपना व्यू पॉइंट बताना था। ये था 2019 में आया था, 10 मार्क्स का 150 वर्ड्स में आपने ये आंसर लिखना था। अब यहाँ पे इंडिया और जापान के रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि हाँ जी, कैसे दोनों के रिलेशंस जो कंटेम्प्रेरी रिलेशनशिप है, ठीक है ना, सो दे हैव हम कह सकते हैं कि दे हैव द पावर और दे हैव द रोल टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप, ठीक है ना, जिसमें आपका वर्ल्ड भी आ जाता है और एशिया भी आ जाता है, ठीक है जी। आपने उस चीज़ के ऊपर कमेंट करना था, ठीक है जी। सिंपली अब यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, बॉडी लिखोगे और कंक्लूजन लिखोगे, ठीक है जी। अब इंट्रोडक्शन में हम सिंपली बता देंगे कि हाँ जी, दैट इंडिया एंड जापान, सो दे आर द टू मेजर एशियन पावर्स हैं, सो विच हैव बीन स्ट्रेंथनिंग देयर बायलैटरल टाइज ओवर द ईयर्स, काफ़ी सालों से जो इनके बीच में जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, सो देयर स्ट्रेंथनिंग देयर टाइज विद ईच अदर, ठीक है ना। अब नाउ द इम्पैक्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप ऑन द एशिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है जी। सो कैसे इनका जो रिलेशनशिप है वो एशिया और वर्ल्ड के ऊपर कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। सबसे पहले तो आ जाते कि जी इंडो पैसिफिक रीजन, कि बोथ द कंट्रीज सो दे आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। सो क्या कर रहे हैं, ठीक है जी। सो नंबर 1, सो दे हैव बीन वर्किंग टुगेदर टू प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी इन दिस पर्टिकुलर रीजन। दोनों ही क्वाड के मेंबर्स हैं, तो यू कैन राइट क्वाड हेयर आल्सो।
ठीक है जी. सो पीस एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन. सेकेंडली, सो दे हैव अ शेयर्ड कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ इन द रीजन. ठीक है ना, ये इन दोनों कंट्रीज की जो इंडो पैसिफिक विजन है ये वहां से बहुत ज्यादा क्लियरली सिग्निफाई होता है कि हाँ जी दोनों की जो विजन है वो ऑलमोस्ट सेम है. ठीक है ना, दैट दे आर वर्किंग टूवर्ड्स डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड रूल्स बेस्ड ऑर्डर. देन दे आर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन द रीजन. ठीक है ना, एंड दे their cooperation has the potential to shape the geopolitical landscape. तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं इस रीजन में, और इनकी अपने आप में अगर कोऑपरेशन होती है तो दैट कैन शेप द जियोपॉलिटिक्स इन दिस पर्टिकुलर एंटायर रीजन. ठीक है जी. Okay, ठीक है ना. Also the two countries they have been collaborating on issues such as regional security, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट. ठीक है ना. सो अगर हम बात करते हैं, ट्रेड हो गया है आपका, रीजनल सिक्योरिटी हो रही है, ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, तो इन सभी पैरामीटर्स के ऊपर दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं. सो दे आर वर्किंग टुगेदर इन द इंडो पैसिफिक रीजन. दे आर वर्किंग टुगेदर इन, अगर हम क्वाड की बात कर रहे हैं, क्वाड के प्लेटफॉर्म के जरिए इस पूरे के पूरे रीजन में वो कोऑपरेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ठीक है जी. एंड बोथ द कंट्रीज, सो दे हैव बीन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप विद अदर कंट्रीज इन द रीजन ऑल्सो. ठीक है जी. इस रीजन में जो दूसरी कंट्रीज है उनके साथ भी ये पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं. ठीक है जी. फॉर एग्जांपल यूएसए हो गया एंड ऑस्ट्रेलिया हो गया, टू प्रमोट अ फ्री एंड एन ओपन इंडो पैसिफिक. हमने डिस्कस किया था क्वाड प्लस का कंसेप्ट. उस क्वाड प्लस के कंसेप्ट को आपका जापान भी सपोर्ट करता है. सो अगेन हम कह सकते हैं कि हाँ जी बोथ द नेशंस, सो दे हैव बीन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप इन दिस पर्टिकुलर रीजन. और कहीं ना कहीं दोनों का ही यहाँ पे एक विजन, जो सिमिलर विजन है वो हमें देखने को मिलता है. ठीक है जी. फिर आता है आपका ये इंडो पैसिफिक था. अब आता है आपका एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर. ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था पहले भी कि हाँ जी कैसे दोनों कंट्रीज, सो दे आर वर्किंग टुगेदर ऑन दिस एशिया जो अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है. So this AAGC, this aims to connect Asia and Africa through a network of ports, airports, roads and railways. ठीक है. सो कहीं ना कहीं, सो दीज टू कंट्रीज आर अलाइंग देमसेल्व्स कि कैसे हम इस मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के जरिए हम एशिया और अफ्रीका को कनेक्ट कर सकते हैं. क्या मेन फोकस एरिया क्या है? सो इट फोकसेस ऑन प्रमोटिंग पीपल सेंटर्ड ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. ठीक है जी. सो ये वो एरियाज हैं, ये वो सेक्टर्स हैं जहाँ पे दोनों ही कंट्रीज अफ्रीका में इस चीज को प्रमोट करने के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं. ठीक है ना. एंड दिस AAGC सीक्स टू स्ट्रेंथन दी और सीक्स टू लीवरेज द स्ट्रेंथ ऑफ बोथ इंडिया एंड जापान, जिसके जरिए हम अफ्रीका की सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं. Okay, and it also seems to serve as a complement to China's Belt and Road Initiative. अगर हम चाइना की BRI प्रोजेक्ट की बात करते हैं, सो उसको हमेशा डेट सस्टेनेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी के कंसर्न्स की वजह से वो हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है. अगर उस चीज को देखें तो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर विच इज बीइंग लेड बाय इंडिया एंड जापान, उसको बहुत ज्यादा अप्रूवल मिला है. ठीक है जी. एंड द कंट्रीज दे आर रेडी टू इंटरैक्ट विद इंडिया एंड जापान थ्रू दिस कॉरिडोर, बिकॉज कहीं ना कहीं चाइना का BRI प्रोजेक्ट इज मडल्ड विद ओपेक जो आपके फीचर्स हैं. डेट जो आपकी सस्टेनेबिलिटी है, ठीक है ना, जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है जो चाइना इज फॉलोइंग थ्रू दिस BRI प्रोजेक्ट, ठीक है ना, वो उसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडिया और जापान के AAGC को बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि हाँ जी हम कह सकते पीपल द कंट्रीज, सो दे आर अप्रोचिंग, ठीक है ना, विद ऑफ द कंट्रीज ऑफ अफ्रीका, सो दे आर अप्रोचिंग द AAGC कॉरिडोर कहीं ना कहीं, बिकॉज उनको लगता है कि हाँ जी इस कॉरिडोर के जरिए, ठीक है ना, हम एक एनवायरमेंटल सस्टेनेबल मैनर में हम डेवलपमेंट कर सकते हैं. ठीक है जी. नाउ दिस AAGC has also identified certain key sectors also. किन किन सेक्टर्स में ये काम कर रहा है? ठीक है ना. एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड टूरिज्म. ये वो सेक्टर्स हैं कहीं ना कहीं जिनका जो इम्पैक्ट है दैट इज गोइंग टू बी ऑन द पीपल. एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, लोगों के ऊपर सीधा सीधा इम्पैक्ट होता है. ठीक है ना. सो ये इंडिया और जापान इन सेक्टर्स में कोऑपरेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अफ्रीका. ठीक है जी. एंड दे हैव आल्सो एस्टैब्लिश्ड अ फंड ऑल्सो, दोनों कंट्रीज ने मिलकर एक फंड भी एस्टैब्लिश किया है. ठीक है ना, टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट्स इन अफ्रीका. ठीक है ना, विद द इनिशियल कमिटमेंट ऑफ $200 मिलियन फ्रॉम ईच कंट्री. $400 मिलियन का एक फंड बनाया गया है. ठीक है जी. ठीक है ना, विच जिसके जरिए आप ये सारे सेक्टर्स में आपके इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जाएगा. ठीक है जी. एंड दिस AAGC इज सीन एज एन इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमिक टाइज बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका.
ठीक है जी, क्योंकि लाइज है, ठीक है ना, क्योंकि दिख ही रहा है हमें कि जी कैसे इन प्रोजेक्ट्स के जरिए एशिया और अफ्रीका को कनेक्ट किए जाने की बात की जा रही है। एंड कहीं ना कहीं सो दिस विल डेफिनेटली गोइंग टू प्रमोट रीजनल इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट इन दिस पर्टिकुलर रीजन। यही चाइना कर रहा है अपने बीआरआई के जरिए, बट चाइना के बीआरआई में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है जी, इकोनॉमिक इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, बट ये एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर एक बहुत सस्टेनेबल मैनर में डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हाँ जी, कैसे इंडिया और जो जापान है अपने बायलेटरल टाइज को एक नए लेवल तक लेके जाने की बात कर रहे हैं, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन आता है, चाहे वो आपका एशिया और अफ्रीका के इस कॉरिडोर के जरिए आता है, ठीक है जी। तो हाउ विल यू राइट योर आंसर? यू आर सिंपली कंक्लूडिंग योर आंसर बाय समराइजिंग इट, क्योंकि आपके आंसर में कोई भी ऐसा चैलेंज नहीं आया है, आपके आंसर में ऐसा कोई हमने कंसर्न नहीं लिखा, आपका आंसर इज एंटायरली ऑन दी वेज कैसे वो कर रहे हैं, ठीक है ना। हम इंडो पैसिफिक में हम क्या कर रहे हैं, हम एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के जरिए हम क्या कर रहे हैं, तो आपका कंक्लूजन विल सिंपली बी समराइजिंग इट, ठीक है जी। सो अ स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड जापान कैन ब्रिंग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू द टू कंट्रीज, ठीक है जी। सच अ रिलेशनशिप कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू मेंटेन अ पीस एंड स्टेबिलिटी इन द एशिया ऑल्सो, ठीक है जी, एंड बियॉन्ड, ठीक है जी। Next, India's relationship with Israel of late acquired a depth and diversity which cannot be rolled back. Discuss. ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन्होंने कहा है कि हाँ जी, इंडिया और इजराइल की जो रिलेशनशिप है हाल फिलहाल में वो उस डेप्थ तक पहुंच चुके हैं जिसको आप रोल बैक नहीं कर सकते, मीन्स उनके जो इंटरेक्शन है, जो कोऑपरेशन है, वो बहुत आगे तक हो चुकी है, ठीक है ना। सो जिसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक, आपने उस चीज को डिस्कस करना है कि हाँ जी कैसे नए नए एरियाज के ऊपर बोथ द कंट्रीज आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। सिंपल सी बना, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन पूछा गया आपसे और कुछ नहीं पूछा है, ठीक है। तो सिंपली आपने ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है अपने आंसर में। सो इंट्रोडक्शन बताएंगे कि बेसिकली एवोल्यूशन ही पूछा गया ना कि कोऑपरेशन में क्या एवोल्यूशन हुआ है, तो हम वी विल बी स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग आवर आंसर। पहले बेसिक से बताएंगे कैसे स्टार्ट कैसे हुआ था, इनिशिएशन कैसे हुई और अब आगे क्या क्या हो रहा है, ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन अगर हम बात करेंगे तो इंडिया इजराइल रिलेशनशिप्स दे एग्जाम्प्लीफाई रियलिज्म इन दी फॉरेन पॉलिसी। दिखता है कि हाँ जी 92 में जो फॉर्मल टाइज स्टैब्लिश हुई दोनों कंट्रीज के बीच में, विच हैव ग्रोन rapidly covering defense, homeland security, agriculture, water management and education, ठीक है जी। recently dehyphenation of Israel and Palestine policies the marks a turning point, कि ये दिखाता है कि कैसे 92 में रिलेशन स्टैब्लिश करने के बाद अब 2024 तक हम dehyphenation की पॉलिसी तक पहुंच चुके हैं। so this is how the relations they have evolved over a period of time, okay। सो हाउ कैसे कैसे हुए हैं, तो सबसे पहले आपका डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ठीक है जी। सो इंडिया एंड इजराइल सो दे आर कोऑपरेटिंग ऑन डिफेंस सेक्टर फ्रॉम मल्टीपल आपके जो इक्विपमेंट्स आते हैं, ठीक है जी। सो दे हैव स्ट्रेंथन देयर पार्टनरशिप पर्टिकुलरली इन द एरियाज ऑफ काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड मिलिट्री ट्रेनिंग, ठीक है जी। सो हाँ ठीक है ना, अगर हम देखें सो दिस कोऑपरेशन इज वेरी मच इंस्ट्रूमेंटल इन एनहांसिंग इंडियाज कैपेबिलिटी इन डीलिंग विद द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल 2017 में इंडिया ने इजराइल के साथ $2 बिलियन की डील साइन की थी, किस चीज के लिए, फॉर एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अब यहाँ पे इफ यू वुड वांट टू राइट यू, आप यहाँ पे वो यूएवीज, ठीक है ना, वो हेरॉन ड्रोन्स की आप लिख सकते हैं, वो आप सब कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है जी। फिर एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन, सो अगर हम एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन की बात करें तो एग्रीकल्चर और डिफेंस ही वो दो मेन पिलर्स थे जो इंडिया और इजराइल के बीच में इस्टेब्लिश हुए हैं, ठीक है जी। सो दे हैव आल्सो स्ट्रेंथन देयर कोऑपरेशन, ठीक है ना। सो इन विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर सेक्टर आल्सो, सो इंडिया हैज अडॉप्टेड सेवरल इजरायली एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज। फॉर एग्जांपल आपका ड्रिप इरिगेशन आता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन आते हैं, एंड ऑल्सो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस भी स्टैब्लिश किए गए हैं थ्रू आउट आवर कंट्री। जैसे हाल ही में इंडिया इजराइल का एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट स्टैब्लिश हुआ है हरियाणा में, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि हाँ जी इजराइल की टेक्नोलॉजी को यूज करके कैसे इंडिया के फार्मर्स अपनी क्रॉप यील्ड बढ़ा रहे हैं। सो दीज प्रोजेक्ट्स दे शो कि कैसे द रिलेशंस दे हैव प्रोग्रेस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इन अ वेरी वेरी मच क्वालिटेटिव मैनर। फिर इकोनॉमिक कोऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो इजराइल इज अमंग द टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड हाल ही में 2020 में इंडिया और इजराइल ने मिलकर एक
फंड भी लॉन्च किया है जिसकी आप विच इज योर इंडिया इजराइल इनोवेशन फंड। ये क्या करता है? सो दिस इज डेवलप सपोर्टिंग स्टार्टअप्स इन द टू कंट्रीज। हमने बात की कि हाँ जी इजराइल इज नोन फॉर इट स्टार्टअप जो आपका जो इकोसिस्टम है, तो ये जो I4F है, ठीक है ना, सो जो ये फंड है ये इंडिया में वो स्टार्टअप इकोसिस्टम को बिल्डअप करने में बहुत मदद करेगा इंडिया की, ठीक है जी। एंड देन कल्चरल एक्सचेंजेस भी हैं, ठीक है जी। सो रिसेंटली बहुत सारी इंडियन फिल्म्स हैं सो विच हैव बीन शॉट इन इजराइल। इजराइल के जो आर्टिस्ट हैं वो इंडिया में परफॉर्म करते हैं, सो कहीं ना कहीं जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में, ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दिस आप यहाँ पे जो इंडिया और इजराइल के बीच में ना टेक्नोलॉजी को लेके टेक्नोलॉजी को लेके जितनी भी R&D हो रही है, सो दोनों कंट्रीज इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, सो दिस इज आल्सो इंक्रीजिंग विद एवरी पासिंग डे, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि सो द इंडिया एंड इजराइल रिलेशनशिप सो दे हैव acquired a depth and the strategic partnership between the two nations, so they have evolved into a multi-dimensional partnership। ये दिखता है इन द फॉर्म ऑफ I2U2, ठीक है जी। ये दिखता है इन द फॉर्म ऑफ इजराइल बीइंग अ मेंबर ऑफ IMEC, ठीक है ना। सो ये दिस इज हाउ यू कैन राइट, यू कैन कंक्लूड योर आंसर कि ये आप एवोल्यूशन दिखा रहे हो कि कैसे बायलेटरल से बायलेटरल में भी आपने डिफरेंट सेक्टर्स को एंगेज कर लिया और अब आप मिनी लेटरल्स का मेंबर बन चुके हो, आप I2U2 और IMEC, ठीक है ना। सो यू आर अ मेंबर ऑफ बोथ द नेशनल मेंबर्स I2U2 और इजराइल ने इंडिया लेड IMEC को भी ज्वाइन किया है। सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है जी। सो अगला क्वेश्चन आता है, a number of outside powers so they have entrenched themselves in Central Asia which is zone of interest to India। So discuss the implications in this context of India's joining the Ashgabat Agreement 2018। So क्वेश्चन कह रहा है कि जो सेंट्रल एशिया में बहुत सारी बाहर की कंट्रीज भी हैं, ठीक है, विच आर एंगेजिंग देमसेल्व्स, विच इज डेफिनेटली द सेंट्रल एशिया इज अ जोन विच इज ऑफ इंटरेस्ट टू इंडिया। ओके, सो डिस्कस इस चीज के इम्प्लीकेशंस को डिस्कस कीजिए। किस चीज के इम्प्लीकेशंस को डिस्कस करने की, कैसे इंडिया सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, अंडर योर अशगाबाद एग्रीमेंट। क्योंकि अब ठीक है डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जहां पे काफी कंट्रीज आ रही हैं, सिर्फ सेंट्रल एशिया की नहीं कंट्रीज हैं और भी आउटसाइड पावर्स भी यहाँ पे आती हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने इस एग्रीमेंट के जरिए कैसे बाहर की पावर्स इस रीजन में आ रही हैं और उसका क्या इंपैक्ट होने वाला, इंप्लीकेशन होने वाली है ऑन इंडिया। सो दिस इज व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ओके, सो अगेन इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि हाँ जी इस रीजन की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, फिर आपने आउटसाइड पावर्स के इम्पैक्ट को आपने बताना है इंडिया के ऊपर और देन आप अपने आंसर को सिंपली कंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है जी। सो सेंट्रल एशिया, सो दिस इज अ रीजन विच इज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट टू इंडिया, ठीक है ना, जहाँ पे आपके आउटसाइड पावर्स लाइक रशिया हो गया, चाइना हो गया और इवन USA भी आता है, ठीक है जी। and India's joining the Ashgabat agreement has strategic implications for its foreign policy in this particular region, ठीक है जी। तो क्या है implications होंगी इंडिया के ऊपर अशगाबाद एग्रीमेंट को ज्वाइन करने के बाद, ठीक है जी। सबसे पहले तो चाइना के इन्फ्लुएंस को हम काउंटर कर सकते हैं, ठीक है जी। हमने SCO को ज्वाइन किया था टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस, ठीक है ना। अशगाबाद एग्रीमेंट क्या है, ये एक वो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट वो एक अग्रीमेंट है जहाँ पे आप इंडिया, सॉरी नॉट इंडिया, द सेंट्रल एशिया और आप पर्शियन गल्फ को कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। एंड कहीं ना कहीं ये चीज चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने में बहुत मदद करेगा और इंडिया को तो डेफिनेटली एक अपर हैंड यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है जी। सो चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सो दे हैव सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन सेंट्रल एशिया आई एम सॉरी। और ये जो अशगाबाद एग्रीमेंट है ये कहीं ना कहीं, सो दिस कुड हेल्प इंडिया इन काउंटरिंग द चाइनाज इन्फ्लुएंस इन दिस पर्टिकुलर रीजन, ठीक है जी। एनहांस कनेक्टिविटी, हमारा विजन ही है कि हाँ जी हमने सेंट्रल एशिया तक कनेक्ट करना है और ये जो अशगाबाद एग्रीमेंट ये तो कनेक्टिंग, ये तो कनेक्टिविटी कॉरिडोर ही तो है, ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ही तो है, ठीक है जी। सो दिस एग्रीमेंट इट एम्स टू एनहांस द कनेक्टिविटी अमंग इट्स मेंबर नेशंस, ठीक है ना, विच को डेफिनेटली बेनिफिट इंडिया इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। अब अशगाबाद एग्रीमेंट में कंट्रीज कौन कौन से आते हैं बच्चे, आपके पास तुर्कमेनिस्तान आता है, आपके पास कजाकिस्तान है, आपके पास उज्बेकिस्तान है, हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान भी इसमें आते हैं, ठीक है जी। आपके यहाँ पे ईरान भी आता है और यहाँ पे आपके पास ओमान भी आता है। पहले कतर भी था बट कतर ने इस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया है, ठीक है जी। तो ये कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया और आपके पूरे पर्शियन गल्फ को ये कनेक्ट करता है, ठीक है जी।
देन एक्सेस टू एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है ना। सो सेंट्रल एशिया इज एनर्जी रिच रीजन, इट इज मिनरल रिच रीजन। तो अगर ऐसे एग्रीमेंट को इंडिया ने ज्वाइन किया है तो डेफिनेटली इंडिया को इस रीजन का एक्सेस मिलेगा, ठीक है। और हमें वो हमारी जो कंसर्न्स हैं, सो दिस इज उन कंसर्न्स को हम एड्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अग्रीमेंट है, सो दिस इज गोइंग टू फैसिलिटेट आवर एक्सेस टू दीज रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन योर सेंट्रल एशिया, ठीक है। देन स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, सो सेंट्रल एशिया इट इज अ रीजन ऑफ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, क्योंकि यूरोप और एशिया के बीच में है। सो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू काउंटर बैलेंस द इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड पावर्स लाइक रशिया एंड चाइना इन दिस पर्टिकुलर रीजन, क्योंकि ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, इनके ऊपर रशिया और चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो इंडिया जब अशगाबाद एग्रीमेंट को ज्वाइन करता है तो डेफिनेटली इंडिया इज गोइंग टू काउंटर द इन्फ्लुएंस एंड काउंटर द इम्पैक्ट ऑफ दीज कंट्रीज ऑन दिस पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। देन स्ट्रेंथनिंग द टाइज विद द मेंबर कंट्रीज, अपने आप में ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जब हम किसी एग्रीमेंट का हिस्सा बनते हैं तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू काउंटर दी, हम कह सकते हैं कि हाँ जी, आउटसाइड पावर्स के इन्फ्लुएंस को तो काउंटर करता ही करता है, उन पर्टिकुलर कंट्रीज के साथ हमारी जो टाइज है उनको और भी ज़्यादा इंप्रूव करेगा ना, उसको उनको और भी ज़्यादा वो स्ट्रेंथन अप करेगा, ठीक है। एंड देन चैलेंजेस पाकिस्तान इन्फ्लुएंस, क्योंकि जैसे अब चाइना और रशिया का इम्पैक्ट इस रीजन में बहुत है, उसी तरीके से पाकिस्तान का इम्पैक्ट भी इस रीजन में बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम अशगाबाद एग्रीमेंट का मेंबर बनते हैं तो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू काउंटर एंड बैलेंस आउट चाइनाज इम्पैक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर रीजन ऑल्सो, ठीक है जी। सो सिंपली आपने फिर कंक्लूड करना है कि हाउ यू आर गोइंग टू, देन यू विल बी सिंपली समराइजिंग इट कि हाँ जी, ये जो अग्रीमेंट है इसका मेंबर बनने के बाद इंडिया के ऊपर क्या क्या हमें बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है जी। सो दिस इज गोइंग टू बी एंड इट इज गोइंग टू एनहांस आवर कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक टाइज विद दिस पर्टिकुलर कंट्री रीजन, ठीक है ना। इट कुड ऑल्सो हेल्प इंडिया काउंटरिंग द ग्रोइंग इम्पैक्ट ऑफ चाइना पाकिस्तान इन दिस रीजन एंड स्ट्रेंथन इट्स पोजिशन इन द जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ योर सेंट्रल एशिया, ठीक है जी। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा ऑन द लुक ईस्ट पॉलिसी। सो क्वेश्चन है आपका, इवैल्यूएट द इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी इन कंटेक्स्ट ऑफ कोल्ड वॉर इंटरनेशनल सिनेरियो। अगर हम यहाँ पे देखें तो इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी इज इक्विवेलेंट टू इंडियाज इमर्जिंग रिलेशंस विद आसियान, और ये हमने इंडिया आसियान रिलेशन में कर लिया है कि हाँ जी, हमारे कोऑपरेशन में हमने कुछ इकोनॉमिक भी किया था, हमने कुछ स्ट्रैटेजिक भी किया था, वो यहाँ पे पूछा गया है, वही चीज पूछी गई है ना, कुछ अलग से तो नहीं पूछा गया है, सिर्फ क्वेश्चन की फ्रेमिंग में चेंज है, नथिंग एल्स, ठीक है। देखते हैं क्या होगा हमारा आंसर। पहले आप इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में बताओगे, और फिर आप बताओगे कि हाँ जी, हमारी जो लुक ईस्ट पॉलिसी है कैसे हमारे जो इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक जो डायमेंशंस है उसको पूरा करने में मदद कर रही है, ठीक है जी। So, Look East policy. So, this was launched in 1991 to strengthen our economic and strategic ties with the Southeast Asia, East Asia, and the Indo-Pacific. And it aims to leverage the India's geographical proximity to this region and tap the dynamic economies to accelerate India's own economic growth. Okay? क्लियर है ये तो सबको क्लियर है, ठीक है जी। अब पॉलिसी का हमारे जो इकोनॉमिक डायमेंशन है वो क्या था, ठीक है ना। सबसे पहले इंटीग्रेशन विद आसियान, यही तो हमारी विजन थी जिसकी वजह से हमने लुक ईस्ट पॉलिसी लेकर आए थे। सो इट इज गोइंग टू इंटीग्रेट आवरसेल्व्स विद आसियान, तो उसी के जरिए हम देखते हैं कि हाँ जी 92 में, ठीक है ना, वी बिकेम दी डायलॉग पार्टनर्स, ठीक है जी। फिर 95 में वी बिकेम दी फुल डायलॉग पार्टनर्स, दस लीडिंग टू इंक्रीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ट्रेड की बात करते हैं तो 93 में $2 बिलियन का था, वही 2022 में हमारा $117 बिलियन का ट्रेड है, इकोनॉमिक डायमेंशंस, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो अगर हम बात करते हैं अब तक 2019 तक आसियान रीजन से 41.9 बिलियन, क्लोज टू $42 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हमें मिल चुकी है, इकोनॉमिक डायमेंशन, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, सो इंडियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अट्रैक्टेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड बूस्टेड द ग्रोथ ऑफ इंडिया, ठीक है जी। लिबरलाइजेशन अगेन, ठीक है जी। सो इट इनिशिएटेड हैज लेड टू इंक्रीज एफडीआई इनफ्लोज इनटू इंडिया एंड प्राइवेटाइजेशन, जिसकी वजह से जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके साथ आपकी एंगेजमेंट बढ़ गई है, इंडिया से जा भी रही है, इंडिया में आ भी रही है, ठीक है। सो प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा हुई है आपकी लुक ईस्ट पॉलिसी के बाद। स्ट्रैटेजिक डायमेंशन की बात करते हैं, सबसे पहले इट इज डेफिनेटली हेल्पिंग इंडिया इन काउंटर बैलेंसिंग चाइना, ठीक है जी। Secondly, maritime cooperation. So India collaborated with ASEAN nations to, ठीक है ना, in maritime security initiatives to maintain a rules-based order in this Indo-Pacific. और ये कहीं ना कहीं आज की डेट में हमारी Indo-Pacific विजन में बहुत ज़्यादा एविडेंट है।
ठीक है जी। एंड रीजनल ग्रुपिंग्स हैं आफ्टर लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है ना, आफ्टर बिकमिंग दी आफ्टर अलाइनिंग आस और आफ्टर हैविंग गुड इकोनॉमिक कोऑपरेशन और गुड बायलैटरल रिलेशनशिप विद आसियान, वी बिकेम अ मेंबर ऑफ ईस्ट एशिया समिट आल्सो, ठीक है जी। सो विच डेफिनेटली इज हेल्पिंग टू कंट्रीब्यूट इन रीजनल सिक्योरिटी डिस्कशंस। और इसके बाद अगर आज की बात कर रहे हैं, सो आज की डेट में क्वाड प्लस बनने की बातें हो रही हैं, वहां पे भी आसियान के मेंबर्स को इंक्लूड किया जा रहा है। सो दिस इज हाउ द लुक ईस्ट पॉलिसी इज डेफिनेटली हेल्पिंग इंडिया इन हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमिक एंड एक स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस पर्टिकुलरली पर्टेनिंग टू द लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है जी। ठीक है ना। अब और क्या है, ठीक है ना, सो देन इट इज डेफिनेटली हेल्पिंग इंडिया पोजीशन को भी ये स्ट्रेंथन अप कर रहा है। कैसे? सिक्योरिटी कोऑपरेशन आपकी बढ़ रही है आसियान नेशंस के साथ, ठीक है जी। सो बहुत सारे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर रही हैं। हमने डिस्कस किया है ये आसियान हमारे चैप्टर में। फिर रीजनल पावर है, क्योंकि इंडिया इज एंगेजिंग विद आसियान के फोरम ARF में हम एंगेज कर रहे हैं, ठीक है ना, विच इज डेफिनेटली सॉलिडिफाइंग आर रोल एज अ रीजनल प्लेयर। फिर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना, आसियान लुक ईस्ट पॉलिसी के जरिए हमने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है, चाहे वो आपका IMT जो आपका इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे जिसे कि हम एशियन हाईवे भी कहते हैं, ठीक है ना, वो लॉन्च किया गया है विच इज डेफिनेटली कनेक्टिंग इंडिया एंड आसियान। फिर कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ये भी कैसे प्रोजेक्ट है टू improve the connectivity between India and ASEAN region, ठीक है जी। सो हमारे जो लुक ईस्ट पॉलिसी है इसके मल्टीपल डायमेंशंस हैं। सो थ्रू दीज हम कह सकते हैं इस पॉलिसी के जरिए हमने इकोनॉमिक जो सेक्टर है उसको हमने टैप किया है और स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से भी हमने मल्टीपल इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है, जिसके जरिए इंडिया और आसियान के जो रिलेशंस है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम बच्चे क्वेश्चंस की बात करते हैं, UPSC के क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो क्वेश्चंस कभी भी टफ नहीं है, ठीक है ना। आपको सिर्फ क्वेश्चंस को समझना है कि मुझसे पूछा क्या गया है, और मैंने मेरे पास जो कंटेंट है, मेरे पास जो मेरे नोट्स हैं, उन नोट्स के जरिए मैं कैसे UPSC के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता हूँ। द क्वेश्चंस आर नॉट बीइंग टफ, ठीक है ना। जो न्यूज में चल रहा है वही चीजें आपसे पूछी जाएंगी, बट आपको न्यूज को बस एनालाइज करना आना चाहिए, ठीक है जी। और देन सिंपली यू विल बी कंक्लूडिंग योर आंसर कि कैसे ये जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, कैसे इसके जो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस है, सो इट इज डेफिनेटली हेल्पिंग इंडिया इन इंटीग्रेटिंग विद आसियान, चाहे वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है चाहे वो स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव है, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल। अगर हम बायलेटरल ग्रुपिंग्स की बात करते हैं, बायलेटरल रिलेशंस की बात करते हैं, तो दीज वर द मेजर क्वेश्चंस, ठीक है ना, जो कि पिछले 10 साल में आए हुए हैं। इसके बाद बच्चे हम कवर अप करेंगे हमारी रीजनल ग्रुपिंग, जिसमें आपका सार्क आता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद बिम्स्टेक है, देन यू हैव गॉट दी SCO एंड ब्रिक्स ऑल्सो। तो ये टॉपिक्स कवर करेंगे, फिर इनके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए फिर हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई है एंड यू गेट दैट इनसाइट कि आपको जो UPSC के क्वेश्चंस आपको उनको फ्रेम कैसे करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है जी। सो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे विद अनदर सेट ऑफ टॉपिक्स। सो टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। थैंक यू।